I welcome you all in this piping and layout engineering course. This is part 4. इस पार्ट में हम लोग पंप एनपीएसएच क्या होता है कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। कैविटेशन इन पंप। Cavitation occur when the pressure at the suction side drop below the vapor pressure of the fluid. Formation of vapor bubble that collapse violently cause damage. कैविटेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सक्शन साइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से बिलो चला जाता है फ्लूइड की, जिसकी वजह से वो फ्लूइड बबल फॉर्म करने लगते हैं। और वो बबल्स जब हाई प्रेशर एरिया में जाते हैं, मतलब डिस्चार्ज साइड में, तो वो कोलैप्स होते हैं वायलेंटली और डैमेज करते हैं इम्पेलर को और केसिंग को। ओके, डैमेज इम्पेलर एंड केसिंग। इफेक्ट ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? नॉइस होती है पंप में, नॉइस एंड वाइब्रेशन होने लगता है। एफिशिएंसी भी कम हो जाती है पंप की। डैमेज टू इम्पेलर, इम्पेलर भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो एफिशिएंसी डेफिनेटली कम होनी है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन मेथड क्या है? Ensure NPSHE is greater than, always greater than NPSHR. NPSHE is NPSH available, NPSHR is NPSH required. तो NPSHE हमेशा ग्रेटर होना चाहिए NPSHR से। Reduce suction lift, use large diameter suction pipe. हमें सक्शन लाइन का डायमीटर बड़ा रखना पड़ेगा, तो हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कैविटेशन को। Net positive suction head (NPSH) is a measure of pressure available at the pump suction to prevent cavitation. ये बताता है कि पंप के सक्शन पे कितना प्रेशर अवेलेबल है कैविटेशन से बचाने के लिए, पंप को कैविटेशन से बचाने के लिए। It ensures that the liquid remain in the liquid state rather than forming vapor bubbles which can damage the pump. ये इंश्योर करता है कि लिक्विड ही स्टेट में रहे, वेपर बबल्स ना फॉर्म करे जो कि पंप को डैमेज करते हैं। ओके, एनपीएसएच दो टाइप के होते हैं, एनपीएसएच अवेलेबल एंड एनपीएसएच रिक्वायर्ड। एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है? द एक्चुअल सक्शन हेड अवेलेबल फ्रॉम द सिस्टम। जो एक्चुअल सक्शन हेड अवेलेबल है फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है ये डिटेल में बात करेंगे अभी कुछ देर में। एनपीएसएच रिक्वायर्ड, एनपीएसएच रिक्वायर्ड होता है द मिनिमम सक्शन हेड रिक्वायर्ड बाय द पंप टू अवॉइड कैविटेशन। जो मिनिमम सक्शन हेड पंप को चाहिए कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए, वो मिनिमम सक्शन हेड ही एनपीएसएच रिक्वायर्ड होता है। ओके, एनपीएसएच रिक्वायर्ड, NPSH required is the minimum suction head required by the pump to prevent cavitation. ये हमने ऊपर पढ़ लिया। It is determined by the pump manufacturer. ये कौन बताता है हमें? ये पंप मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हमें बताता है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग में ही वो डिसाइड कर लेता है कि इसका NPSH रिक्वायर्ड कितना होगा by testing, numerous testing with considering the fluid water. ओके, और ये डिपेंड किस पे करता है? पंप स्पीड पे और डिज़ाइन पे। इफ NPSH-A इज लेस देन NPSH-R, कैविटेशन विल अकर। अगर NPSH-R ग्रेटर होगा NPSH-A से तो वह कैविटेशन होगा। NPSH इंक्रीज होता है पंप की स्पीड बढ़ने पे और फ्लो रेट के बढ़ने पे। NPSH अवेलेबल,
NPSH is the total suction head available at the pump suction inlet after counting for losses in the suction line. It is determined by the system design. NPSH-A हमें बताता है कि टोटल सक्शन हेड कितना अवेलेबल है पंप के इनलेट पे, लॉसेस को कंसिडर करने के बाद कि जितने भी उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए हैं और भी लॉसेस होते हैं, वो सारे लॉसेस होने के बाद इतना हेड अवेलेबल है पंप के सक्शन इनलेट पे। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सिस्टम डिज़ाइन, कि सिस्टम कैसा डिज़ाइन किया गया है। सिस्टम डिज़ाइन कैसा किया गया है का मतलब है कि वो सारी हाइड्रोलिक कंडीशन जो कि पंप के सक्शन पे प्रेजेंट है, जैसे कि फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड का वेपर प्रेशर, फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड का टेम्परेचर, या फिर उसका स्टैटिक हेड कितना है, कि मतलब कितने फीट से वो सक कर रहा है फ्लूइड को, फ्रिक्शनल लॉसेस, सारे ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। इसका फॉर्मूला है NPSH-A का P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर प्लस स्टैटिक हेड डिवाइडेड बाय 2.3, दैट इज कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम PSI टू फीट माइनस हेड लॉसेस, जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेपर प्रेशर, स्टैटिक हेड, फ्रिक्शनल लॉसेस एंड कन्वर्जन फैक्टर। की पॉइंट्स: higher NPSH-A is better because it reduce the cavitation risk। अगर NPSH हायर होगा NPSH-A तो क्या करेगा, कैविटेशन के रिस्क को रिड्यूस कर देगा। डिपेंड किस पे करता है, सक्शन की कंडीशन पे और सिस्टम का डिज़ाइन कैसा किया गया है। बबल फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि वेपर बबल्स क्यों बनते हैं। देखिए, फेज चेंज मतलब लिक्विड टू वेपर फेज चेंज के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कांस्टेंट प्रेशर हो और हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएं तो क्या होगा, हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखें और रिड्यूस करते जाएं कंटिन्यूसली प्रेशर को, तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होगा। इस फिगर से समझते हैं, इस ग्राफ से, कि मान लीजिए हमारा रेफरेंस फ्लूइड वाटर है, ओके। तो क्या होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसपे 1 ATM प्रेशर लिखा हुआ है। 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो ये टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है, तब जाके लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर उसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं कि हमारा टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस और कंटिन्यूसली प्रेशर को रिड्यूस करते जाते हैं, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रेशर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा बर्नौली इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि टोटल एनर्जी हमेशा फ्लूइड की कांस्टेंट रहती है। प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड, तीनों का सम जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। जितना फ्लूइड इन हुआ है उतना ही फ्लूइड आउट होगा, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया को A1 कंसिडर करते हैं और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को A2 कंसिडर करते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 बड़ा है और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 छोटा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और A2 वाले साइड में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हमारा फ्लूइड जो है P1 प्रेशर
एंड v1 वेलोसिटी के साथ यहाँ से a1 क्रॉस सेक्शन एरिया से चलता है और a2 क्रॉस सेक्शन एरिया से आउट होता है। जब आउट होगा तो हमें पता है वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो हमें बर्नौली इक्वेशन के थ्रू पता है कि एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। सेम चीज़ पंप के सक्शन में भी होती है। पंप के सक्शन का पाइप डाया जो होता है, पाइप का डाया ऑफ पाइप इज ऑलवेज ग्रेटर देन इम्पेलर आई। इम्पेलर की आई से हमेशा बड़ा होता है। जब सक्शन नोजल में पहुंचता है, पंप के सक्शन नोजल में पहुंचता है, तो वो डायरेक्टली हिट कहाँ करता है, इम्पेलर की आई पे। अब इम्पेलर की आई का क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा होता है, उसका डाया काफ़ी छोटा होता है, तो सेम चीज़ वहाँ पे होती है कि प्रेशर बहुत ही तेज़ी से घट जाता है और ये घट के किसी किसी केसेस में इतना नीचे चला जाता है कि वो वेपर प्रेशर के नीचे चला जाता है। ये चीज़ हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इस ग्राफ में मैंने वेपर प्रेशर की एक लाइन ड्रॉ की हुई है और इस प्रेशर पे हमारा सक्शन है, जो प्रेशर पे हमारा फ्लूइड सक हो रहा है, यहाँ पे पीएस सक्शन प्रेशर। फ्लूइड अपना इस प्रेशर पे सक्शन हुआ और फिर यहाँ पे जब पहुँचता है, जब सक्शन नोजल्स ऑफ पंप से एंटर होता है इम्पेलर आई पे, तो क्या होता है, सडन प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप इतना हो जाता है कि वो वेपर प्रेशर के नीचे पहुंच जाता है और वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वाटर की बॉइलिंग, मतलब फ्लूइड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो जब बबल्स डिस्चार्ज प्रेशर पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो वायलेंटली ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट होके वो केसिंग को, इम्पेलर को पूरा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से पंप की लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। तो ये हम लोग समझते हैं कि ये डिस्चार्ज प्रेशर है, ये सक्शन प्रेशर है, और उन्हीं के बीच जो प्रेशर आता है, जो सेफ जोन हमें मेंटेन रखना है, वही होता है NPSH अवेलेबल। ओके, इतना अवेलेबल होना चाहिए कि हमारा वेपर प्रेशर के नीचे ना पहुंचे। वेपर प्रेशर के नीचे एक वैल्यू दी होती है जो कि होती है NPSH रिक्वायर्ड, NPSH रिक्वायर्ड, जो कि हमें मैन्युफैक्चरर देता है। मिनिमम यहाँ तक पहुँचना चाहिए, इससे ज़्यादा NPSH अवेलेबल, इससे कम नहीं होना चाहिए NPSH अवेलेबल। अगर होगा तो कैविटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये पूरा ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। NPSH कैलकुलेट करने के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। पहले केस में कंटेनर ओपन है और पंप के नीचे के साइड लोकेटेड है। दूसरे केस में कंटेनर ओपन है और ऊपर के साइड में लोकेटेड है। तीसरे केस में कंटेनर क्लोज्ड है और पंप के ऊपर लोकेटेड है। चौथे केस में कंटेनर क्लोज्ड ही है, पर ये कंडेंसेट पंप एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें ये जो है, पंप की सेंटर लाइन से लेके लिक्विड की सरफेस तक का हाइट, ये होती है स्टैटिक हेड। ओके, इसमें HF जो दिया हुआ है वो फ्रिक्शनल लॉसेस है, HVP है वेपर प्रेशर, HA है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड पे लग रहा है, और ये दोनों प्रेशर मीटर में होते हैं, मतलब हेड के टर्म में इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। रिलेशन दी हुई है, जब नीचे के साइड रहेगा कंटेनर तो क्या होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही प्लस में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें माइनस होंगी। अगर कंटेनर ऊपर है पंप से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्टैटिक हेड दोनों ही ऐड ऑन होंगे, फ्रिक्शनल लॉस और वेपर प्रेशर में सब्ट्रैक्ट होंगे।
उसी तरह इस केस में प्रेशर जो मेंटेन किया जाएगा PS, वो प्रेशर लगने वाला है, स्टैटिक हेड और वेपर प्रेशर, और अगर ऊपर की तरफ है तो सेम हमें ऐड ऑन करना है प्रेशर के साथ स्टैटिक हेड को, और फिर फ्रिक्शनल लॉसेस एंड द वेपर प्रेशर, ये दोनों सबट्रैक्ट किए जाएंगे। उसी तरह कंडेंसेट वाले में भी सेम होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग इनको अच्छे से देख लेना, इससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग पंप परफॉर्मेंस। कौन कौन से फैक्टर पंप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं? फ्लो रेट, हेड एफिशिएंसी, पावर कंजप्शन एंड कैविटेशन प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें पंप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एग्रीकल्चरल, इरिगेशन सिस्टम, HVAC, कूलिंग टावर्स, बॉयलर्स वगैरह में पंप यूज़ किया जाता है। See you in the next video. Thank you.